यह क्वेश्चन जो है आपका बार बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सवाल यह है कि 5 मेहमान यानी 5 व्यक्ति किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, यानी 5 व्यक्ति है और सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिला। हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें यह बताना है कि इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या, यानी 5 व्यक्ति अगर सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, यह आपको बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपसे कहे कि 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति है, अगर सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा? तो आप इस प्रकार से बोलोगे कि सर 3 व्यक्ति है ना, यहाँ ध्यान से समझिएगा। 5 व्यक्ति में ही समझ लेते, 3 है यहाँ पे, यह चौथा व्यक्ति है और यह आपका 5वां व्यक्ति। 5 ही व्यक्ति से यहाँ पे समझ लेते, 5 व्यक्ति है। अब सब एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो एक बात आप बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा कि जो पहला व्यक्ति है, यह पहला जो व्यक्ति है वह कितना बार हाथ मिलाएगा? सर ये जो पहला व्यक्ति है, एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, कुल मिला करके यह 4 बार आपका हाथ मिलाएगा, तो यह सभी से हाथ मिला लेगा। 5 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो पहला व्यक्ति है वो क्या करेगा? बाकी के 4 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने का इसका संख्या कितना हो जाएगा? 4। अब चलिए, अब जो यह दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, यह सबसे हाथ मिला चुका है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो अब दूसरा व्यक्ति को उठाइए, यह किससे हाथ मिलाएगा? तो इसके साथ तो हाथ मिला ही चुका है, बाकी के सभी से मिलाएगा, तो 1 2 3, यानी इसके हाथ मिलाने का संख्या कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। आगे चलिए, अब उसी प्रकार से इसके हाथ मिलाने का संख्या बताइए। तो यह सबसे हाथ मिला चुका है, यह सबसे हाथ मिला चुका है, दोबारा इसको मत मिलवाइएगा। अब यह बाकी के 2 से हाथ मिलाएगा, यानी इसके हाथ मिलाने का संख्या 2। यह व्यक्ति जो है वह किससे? केवल इससे हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने का संख्या 1। और यह किससे मिलाएगा? तो यह आपका किसी से नहीं मिलाएगा, क्योंकि इससे सब आपका हाथ पहले से मिला चुका है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा संख्या? यहाँ पे देख लीजिए, कुल मिला के संख्या हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। यह तो हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक है, यह क्या है? आपका बेसिक तरीका है। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाथ मिलाने की कुल संख्या जब भी पूछे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे m×m−1/2। यह आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जब भी आपसे यह सवाल पूछे कि हाथ मिलाने की कुल संख्या बताइए, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? m×m−1/2। यहाँ पे m के स्थान पे क्या रखिएगा? m के स्थान पे रखेंगे नंबर ऑफ मैन, यानी व्यक्तियों की संख्या। m×m−1, यहाँ पे -1 करिएगा, +1 नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूला से डील करें तो m का वैल्यू क्या होगा? 5 व्यक्ति है तो m की जगह 5 इंटू m−1, तो 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4, नीचे में क्या रहेगा? 2, 20/2, यानी कि आंसर होगा 10 आंसर होगा। तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, फिर आपको इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है? फास्टली करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम लोग एक दिन मैथ का सेट करेंगे और एक दिन रीजनिंग का सेट करेंगे। मैथमेटिक्स में पर डे लगभग 25 क्वेश्चन करेंगे और रीजनिंग में जो हम लोग करेंगे वह 50 क्वेश्चन। पैटर्न वही रहेगा जो आपका अभी एग्जाम में चल रहा है। ठीक है, तो पहले से जो आपका क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, और नया जो आपका बिहार एसआई में कुछ पैटर्न आपका चेंज किया है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, उनको भी हम लोग इस क्लास के दौरान करेंगे। यह सबका क्लियर हो गया? अगर 10 व्यक्ति हाथ मिलाए तो एम के जगह क्या रखेंगे? 10, तो 10×9/2, 2/2 क्या हो जाएगा? 45। देख के आंसर आना चाहिए। लीजिए, इस अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। फॉर्मूला याद है ना? फटाफट से उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10। अब यह m का मान हो गया, m−1, तो 10 में से 1 घटा, क्या हो जाएगा आपका? 9, और नीचे में क्या रहेगा? 2, 90/2, यानी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 45। कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा है? m×m−1/2, 10×9/2। कि टोटल यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 1000 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर अभी से हम लोग प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, 1000 क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स में, और लगभग इतना ही क्वेश्चन जो है वह कोशिश करेंगे
रीजनिंग के अंदर भी हम लोग कर ले। और यह आपका पॉसिबल है, लगातार अगर आप इस सेशन के अंदर बने रहिएगा तो ईजिली आपका हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा, तभी जा करके मज़ा आएगा। लीजिए इस अगले सवाल को सोल्व करके बताइए क्या होगा। दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 75 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है ना, वह जो सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में देखा गया है उन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। दो संख्याओं का योग आपका 20 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे वैल्यू क्या आता है 20, और उन्हीं दोनों को जब गुना किया जाता है तो क्या वैल्यू देता है ये आपका 75। तो हमें बताना है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग यानी कि उन संख्या के को पहले आप उल्टा करिए फिर जोड़िए। जैसे एक बात समझिएगा, जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, जैसे दो नंबर है हमारे पास ए और बी, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ए को व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1/a। बी को उल्टा करेंगे तो 1/b हो जाएगा। यह हो गया दोनों का व्युत्क्रम। इसका योग निकालना है तो जोड़ लीजिए। जब आप इसको जोड़िएगा तो नीचे में देखिए इन दोनों का एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम ए गुना बी हो जाएगा। और जब इस तरीके से रहे तो कैलकुलेशन का तरीका है कि क्रॉस में गुना करिए, तो बी में 1 से गुना करिएगा बी, प्लस ए में 1 से गुना करिएगा ए, तो बी प्लस ए यानी इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसी वैल्यू को ऐड करिएगा तो इतना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी 1/, ऐसे रहे 1/3 में 1/5 जोड़ना पड़े, तो कैसे आप इसको जोड़िए, नीचे वाले को गुना करके लिख लीजिए 15, और क्रॉस में गुना करिए 5, 3 एकम 3, 5 और 3 कितना 8, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी आप क्या देखें, अभी आप देखें कि ए और बी के व्युत्क्रमों का योग होता है ए प्लस बी बट्टा कितना ए बी, यानी किसी दो नंबर के व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा तो ऊपर में उसको जोड़ के लिखिए, नीचे में उसका गुणनफल लिखिए। अगर हम आपसे कहे कि एक्स और वाई दो नंबर है हमारे पास, इसके व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स गुना वाई। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहे कि 5 और 7 दो नंबर है, इसके व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, ऊपर में 5 + 7 यानी कि 12, और नीचे में इसका गुणनफल यानी कि 5 सत्ते 35। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए क्या बोला है, बोला है दोनों संख्याओं का योग 20, तो योग कहाँ लिखेंगे ऊपर, और गुणनफल कहाँ लिखेंगे नीचे। यही क्या हो जाएगा इसके व्युत्क्रमों का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या किया है भाषा बनाया है। दो संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो बस योग बटा गुणनफल हमें कर देना है। अब इसको सोल्व करिए, 5 से काटिएगा 5 चौके 20, 5 से काटिएगा 15 पंचे 75, 4/15 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाए। वैसे भी अगर दोनों नंबर दिया होता तो हम क्या करते, हम पहले उन दोनों को जोड़ करके ऊपर लिखते और उसका गुणनफल नीचे लिखते। तो यहाँ योग तो दो ही दे ही दिया है, जोड़ करके तो दे ही दिया है, तो ऊपर जोड़ करके लिख लिए, नीचे गुना करके। यही तो होता है, ऊपर में योग नीचे में गुणनफल, तो यहाँ योग और गुणनफल दोनों दे दिया। चलिए बहुत अच्छा मणिकांत, सब लोग आंसर करिएगा तभी जा करके मजा आएगा, और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेट प्रैक्टिस का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर वेट करिए और देखिए कि कैसे उसको बनाया जा रहा है। और आज के बाद, अभी तक दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेट प्रैक्टिस का मेन जो मकसद होता है आपका यही होता है। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। टाइम आपको हम इसलिए देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम चाहे तो आपका इसी 1 घंटे के सेशन में 100 क्वेश्चंस करा सकते हैं, 50 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। जब चीज़ों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं थोड़ा बहुत घुमा भी देगा तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो एक बात आप सबको अच्छे से पता है, क्या पता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, सब जगह यह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़। देखिएगा यहाँ पे जैसे किसी भी नंबर में भाग करना होता है तो ऐसे ही तो आप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं जो लास्ट में शेष बचता है उसको,
यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप भाजक को, जिससे भाग देते हैं ना वही क्या कहलाता है, भाजक। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, यहाँ जो आपका वैल्यू आता है भाग का, यानी हम भागफल को लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं, यानी कि भाज्य। तो जब भी भाज्य बराबर पूछा जाए तो हम भाजक गुने भागफल जोड़ क्या कर लेते हैं, शेष कर लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रखा है देखिएगा, बोला है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाजक जो है वह क्या है, भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना, का 10 गुना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो भाजक है इसके बारे में बोला कि भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना, और बोला है शेष का 5 गुना। और ये जो भाजक है यही जो है वह शेष का कितना गुना है, शेष का आपका 5 गुना। क्वेश्चन में जो बोला है जरा ध्यान से समझ। भाग के एक प्रश्न में बोला है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना। जो भाजक है वह क्या है, भागफल का 10 गुना। और फिर आगे कुछ नहीं बोला, और शेष का 5 गुना, यानी यही जो भाजक है यही शेष का कितना गुना है, 5 गुना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है यदि शेष 46, तो देखिए शेष कितना दे रखा है, शेष दे रखा है 46, इसको हम हटा देते हैं। शेष क्वेश्चन में क्या दे दिया, 46 दे दिया। तो जब शेष आपको पता है तो इसका 5 गुना करेंगे तो भाजक भी तो निकल जाएगा। तो 46 का 5 गुना कितना होता है, 230 होता है। तो 46 का 5 गुना कैसे निकालेंगे, हम 40 का पहले 5 गुना करेंगे 200, फिर 6 का 5 गुना करेंगे 230। यह छोटा छोटा चीज है जो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा। ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखिए, अब आगे शेष का हम 5 गुना कर। अच्छा, यह जो वैल्यू है भागफल का कितना है, 10 गुना। तो अब आप सोचो कि यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखे जिसमें 10 से गुना करने पर 230 आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हम 23 लेंगे, क्योंकि 23 का ही 10 गुना 230 होता है। समझ रहे हैं, भाजक भागफल का 10 गुना। तो जब आपके पास भाजक है हम भागफल ऐसा नंबर लेंगे ना जिसमें 10 से गुना करने पर 230 आ जाए, तो आप बोलोगे यह 23 है। अब आप भाज्य निकाल लीजिए। भाज्य कैसे निकालिएगा, आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए यहाँ 23 गुने 23 है, कितना होता है यह, 529 होता है। ठीक है, एक जीरो है तो एक जीरो डाल दीजिए, और प्लस का 46। अब 500 5290 में 46 जोड़िएगा तो 5200 कितना हो जाए, 5300 कितना हो जाएगा, 5336 हो जाए। ठीक है, कल पे आंसर। और जो वीडियो ऐप में था वो वीडियो डाल दिया गया है, फिर से चेक करिए ना। पहले वाला जो वीडियो हट गया था उसको दोबारा से डाल दिया गया। यह चीज़ बताओ, क्लियर हुआ सब लोगों का। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो उसको कर लीजिएगा ना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर दे रखा है, डिविडेंट आपसे पूछा है। डिविडेंट यानी कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट। लीजिए, यह अगला सवाल जल्दी से करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाग के एक संख्या को भाग किया जाता है, मतलब भाग का ही प्रश्न है। भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना। भाई हमें पता है ना, क्या पता है, हमें पता है जो भाज्य होता है या भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। जो बार बार इसको लिखने का जरूरत नहीं है, भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब कैलकुलेशन करिएगा तो सबसे पहले गुना करिएगा फिर प्लस करिएगा, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलेगा चीज़ें ना। पहले जोड़ के फिर गुना मत कर लीजिएगा। अब सवाल देखिए क्या बोला है, बोला है भाजक भागफल का 8 गुना। जो भाजक है ना यह भागफल का 8 गुना। ठीक है, जो भी भाजक होगा उसका 8 गुना, जो भी भाजक भागफल का 8 गुना, यानी जो भी भागफल होगा उसका 8 गुना क्या है, भाजक। और शेष का 4 गुना, इसके बारे में बोला, यह आपका इसी के बारे में बोला। शेष का कितना गुना है, शेष का आपका 4 गुना। अब देखिए कि दिया क्या है कुछ, तो दिया है यहाँ पे शेषफल 12,
शेषफल कितना दिया है, शेषफल 12। तो आप बताइए कि अगर शेष आपके पास 12 है तो इसका 4 गुना भाजक हो जाएगा, यानी भाजक कितना हो जाएगा, 48 होगा। अच्छा कितना हो जाएगा, 48। तो भाजक हो गया आपका 48, चलिए गुना। भागफल बताइए क्या होगा। देखिए भागफल का 8 गुना भाजक था, तो भागफल ऐसा क्या रखे जिसका 8 गुना 48 आ जाए, तो आप बोलोगे 6। और इधर क्या है, प्लस। आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है, कर लीजिए। 8 छक्के 48 में 2 जोड़ेंगे, लास्ट में जीरो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 300 में यह कितना, 12 कम प्लस 12 करेंगे, 300 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 48 गुने 6 कितना होता है, यह हो जाता है आपका 300 में 12 कम 288, और प्लस का क्या करेंगे हम, 12 करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक संख्या को भाग किया जाता है, भाजक भागफल का 8 गुना, शेषफल का 4 गुना, शेषफल 12 है तो भाजक याद कीजिए। अब यह टाइप आपका क्लियर हो गया। भाजक भागफल में इसी तरीके से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। लीजिए एक क्वेश्चन आपका यह वाला है, और हम चाहेंगे कि यह कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सूक्ष्मजीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर देता है। 24 घंटा का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक दिन, यानी एक दिन में अपना संख्या डबल कर लेता है। यानी अगर अभी 100 है तो 200 कर लेगा, 200 है तो 400 कर लेगा, 400 है तो 800 कर लेगा। प्रत्येक दिन अपनी संख्या को डबल कर लेता है। ऐसा क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है, उसका कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर करेंगे। बोला है कि 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख। 30 दिन में यह कितना लाख पहुंच गया, 30 दिन में यह 84 लाख पहुंच। अब 30 दिन में 84 लाख क्यों पहुंचा है, क्योंकि प्रत्येक दिन अपनी संख्या को यह दोगुना कर रहा है। बोला है तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी कि इसकी संख्या जो है 1/4 कब था, 21 लाख कब था। जो पैटर्न इसका है जरा ध्यान से समझिए। प्रत्येक 24 घंटा में, यानी प्रत्येक दिन अपनी संख्या को दोगुना कर रहा है, तो 30 दिन में हो जाता है 84 लाख। ठीक है, यहाँ देखिएगा 30 दिन में यह कितना हो गया, 30 दिन में यह हो गया 84 लाख। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम अगले दिन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। सर अगले दिन बढ़ेंगे तो इसका संख्या फिर से दोगुना हो जाएगा, तो 84 का डबल क्या होता है, 168 हो जाएगा, होगा। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, दोगुना होता चला जाएगा, होगा ना। तो जब 30वां दिन आपका 30 दिन के अंत में 84 लाख है, तो 31 दिन में कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, होगा ना। फिर 32 दिन में क्या होगा, फिर इसका डबल हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 32वां दिन क्या हो जाएगा, तो इसका डबल, 8 दूना 16, 6 दूना 32 और 1 33, इतना हो जाएगा, होगा ना। आप बोलोगे सर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोल रखा है कि प्रत्येक दिन अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो दोगुना होता जाएगा, तो अगर हम पीछे आएंगे तो क्या होगा, पीछे आएंगे तो आधा होता जाएगा। तो 84 है तो कितना हो जाएगा, 42 लाख हो जाएगा 29वां दिन। तो प्रत्येक दिन अपनी संख्या को दोगुना करता है, तो आगे जाएंगे तो दोगुना होता जाएगा, तो पीछे आएंगे तो आधा नहीं होगा। 336 है, 31वां दिन 168, 30वां दिन 84, 29वां दिन 42। अगर हम 28वां दिन पूछ ले तो क्या होगा, 42 है, इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना लाख हो जाएगा, 21 लाख हो जाएगा। यही तो पूछा है कि 21 लाख कब होगा, आंसर हो जाएगा 28वां दिन, विकल्प 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझने के लिए इसको यहाँ पे हम लिखे हैं, प्रत्येक दिन अपनी संख्या को अगर दोगुना कर रहा है, आंसर देख के पता चल रहा है ना, 21 लाख कब होगा। तो पीछे की तरफ बढ़िए ना, 29वां दिन आधा कर लीजिए, जब पीछे चलेंगे तो आधा होता जाएगा, आगे चलेंगे तो दोगुना होता जाएगा। तो 30वां दिन 84 लाख है, 30वां दिन हो जाएगा 42 आगे बढ़ते जाएंगे, संख्या क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इधर अगर हम बढ़ेंगे तो संख्या क्या होता जाएगा, दोगुना होता जाएगा, होगा ना। इस तरीके से अगर बढ़ते हैं तो, लेकिन ऐसे अगर हम बढ़ जाए रिवर्स में तो क्या हो जाएगा, आधा होता जाएगा ना। यही बात तो है, प्रत्येक दिन अपनी संख्या को दोगुना करता है, तो जितना आगे जाएंगे दोगुना, और जितना पीछे पीछे जाएंगे क्या होगा, आधा। लीजिए सेम क्वेश्चन है आपका यह भी। एक आदमी एक टोकरी को अंडों से इस प्रकार भरता है कि लगातार प्रत्येक दिन टोकरी में उतना ही अंडा भरता है जितना पहले से, उतना ही भरता है जितना पहले से। इसका मतलब है कि पहले से
पहला दिन अगर मान लीजिए कि पहले से इसमें 10 है, तो क्या भरेगा, इसमें 10 और भरेगा। कितना भरेगा, 10 और भरेगा, तो कितना हो जाएगा, 20। दूसरा दिन क्या होगा, पहले से 20 और है तो 20 और भरेगा, कितना हो जाएगा, 40। तीसरा दिन क्या करता है, 40 पहले से है तो 40 और भरेगा, क्या हो जाएगा, 80। सेम ही तो क्वेश्चन हो गया ना। प्रत्येक दिन संख्या क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन संख्या दोगुना हो रहा है, दोगुना कर करके भर। एक आदमी एक टोकरी को अंडों से इस प्रकार भरता है कि लगातार प्रत्येक दिन टोकरी में उतना ही अंडा भरता है जितना पहले से, जितना है उतना ही अगर उसमें डालेगा, इसका मतलब संख्या दोगुना होता जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपका सेम हो गया कि प्रत्येक दिन संख्या क्या हो रहा है, दोगुना। 24 दिन में टोकरी पूरी तरह से भर जाता है, कितना दिन में, 24 दिन में टोकरी पूरी तरह से भर जाता है। तो यह नहीं बोला है कि कितना हो जाता है, पूरी तरह से भर गया, तो हम इसको एक मान लिए। एक का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में टोटल। तो 24 दिन में पूरा टोकरी फुल यानी कि एक। अच्छा, एक बात बता सकते हो क्या कि 25वां दिन कितना होगा, सर जिस तरीके से चल रहा है दोगुना हो जाएगा, दो हो जाएगा। 26वां दिन कितना होगा, सर जिस तरीके से चल रहा है 4 हो जाएगा। 27वां दिन क्या हो जाएगा, 27वां दिन कितना हो जाएगा, यह आपका 8 गुना हो जाएगा। यानी अगर एक का मतलब टोकरी भर गया, तो 25वां दिन 2 टोकरी भर जाएगा, 26वां दिन 4 टोकरी भर जाएगा, 27वां दिन 8 टोकरी भर जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कितने दिन बाद एक चौथाई। अच्छा, एक बात बताओ कि इधर जाएंगे तो क्या होगा, दोगुना होता जाएगा। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगे तो आपका आधा होता चला जाएगा। तो अगर 24वां दिन एक था तो 23वां दिन क्या हो जाएगा, इसका आधा, 1/2। 22वां दिन क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो आधा का आधा कितना होता है, 1/4 होता है, यही तो होगा भाई। 1/2 था, इसका आधा, का मतलब गुना आधा, 1/2, 1/4 हो जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा है कि कितने दिन बाद एक चौथाई, तो एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा, 22 दिन, विकल्प ये आपका आंसर। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग, मणिकांत, विभा, संतोष, क्लियर हुआ कि नहीं चीजें। सवाल ऐसे पूछेगा कि एक टोकरी में रखे फूलों की संख्या प्रत्येक दिन दोगुनी होती जाती है। अगर 30 दिन में टोकरी पूरा भर गई तो आधा कितने दिन में भरेगा, आंसर 29 दिन। इस सवाल को, इस तरह के सवाल को देख के आपको आंसर करना है, न तो इसके भाषा में फंसना है, नहीं इसके क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। बस देखिए, समझ जाइए कि चीज़ें क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, आंसर करिए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल करिए, क्या होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 8। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य संख्या बताइए कौन सी? सापेक्ष अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखिए। को प्राइम नंबर इसमें लगा हुआ अभाज्य संख्या जरूर है। हाँ जी, यह जो PYQ है, यह आपका चल रहा है बिहार एग्जाम के लिए, बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, BPSC AEDO। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य संख्या, यहाँ नाम है सिर्फ अभाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य संख्या से इसको कोई मतलब नहीं। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य संख्या युग्म का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। इसके लिए कभी कभी क्या टर्म मिलेगा आपको, को प्राइम नंबर तो मिलेगा ही, तो लिखा हुआ मिलेगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे दो संख्या जो केवल एक से कटे। वैसी दो संख्या, कोई दो संख्या हो सकता है, उसका अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है, कोई दो संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, में कंफ्यूज मत करिए। आप इसको देखिए तो यह दोनों कितना से कटेगा, सर 17 से यह दोनों कट रहा है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ना। 13 से यह दोनों कट रहा है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ना। 17 से यह दोनों कट रहा है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। क्लियर।
सहभाज्य संख्या हम वैसी दो संख्याओं को बोलेंगे जिन दोनों का HCF 1 होगा, या जो दोनों का दोनों केवल 1 से कट, समझ में भी आएगा और जल्दी भी बनेगा। यह जो सेट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसको आप लगातार ज्वाइन करते रहिए। अभी जितना टाइम दीजिएगा एग्जाम में उतना जल्दी आप बना पाइएगा, उतना आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अभी जितना कम समय दीजिएगा एग्जाम टाइम में उतना ज़्यादा समय लगेगा, कहीं ना कहीं समय आपका लगना ही है। ठीक है, समय अभी आप दे लीजिए अच्छे से चीज़ों को सीखने में, जो सिखा रहे बस उसको अच्छे से सीखते चलिए। और आज के सेट में जितना क्वेश्चन आपको कराया गया है, आपका काम खत्म नहीं होता है। क्लास समाप्ति के बाद उन सभी क्वेश्चन को दोबारा से निकालिए। PDF आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, सॉल्यूशन वाला भी और एक आपका ब्लैंक वाला भी, को निकालिए और उसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए। दोबारा से सभी क्वेश्चंस को कम से कम 5-5 बार दोबारा बनाइए। अगर हम आपसे कहें, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, 16 ले लिए और 19 ले लिए, क्या यह दोनों सहभाज्य संख्या होगा? सहभाज्य संख्या पेयर का नाम है, जोड़ा का नाम है। सर क्या यह दोनों केवल 1 से कट रहा है? आप बोलोगे सर यह तो 4 से कट रहा है। इसके कटने का मतलब नहीं है, यह दोनों का दोनों कितना से कट रहा है सो बताइए। सर दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा, मतलब यह सहभाज्य संख्या है। क्लियर? अगर हम आपसे कहे कि 15 और यहाँ 18 ले लिए, क्या यह सहभाज्य संख्या है? आप बोलोगे कि सर यह दोनों का दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो यह सहभाज्य नहीं। क्लियर हुआ? तो कोई वैसी दो संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 ले लिए, 16 ले लिए, देखिए दोनों में से कोई भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य होना सहभाज्य संख्या के लिए जरूरी नहीं है, कोप्राइम के लिए जरूरी नहीं है। दोनों का दोनों कितना से कटेगा देखिए, तो यह दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब कि यह सहभाज्य है, कोप्राइम है। एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि हमेशा 2 नंबर होगा। लीजिए एक अगला क्वेश्चन है, इसको करिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं, के पैरों की संख्या 140, मस्तकों की संख्या 48, मुर्गियों की संख्या क्या हो? एक व्यक्ति के पास मुर्गी है और गाय है। मुर्गी का मतलब 2 पैर वाला जानवर, गाय का मतलब 4 पैर वाला जानवर। यह क्वेश्चन आपका एलिगेशन का है, इसमें कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले, और सबको मिला करके डाटा बोला गया है। डाटा क्या बोला है? पैरों की संख्या 140 है। ठीक है, पैर का संख्या कितना है? 140। देखिए लेग टोटल जो है आपका वो 140। और मस्तकों की संख्या यानी सिर का संख्या कितना है? सिर का संख्या आपका यह आपका 48 है। हेड आपका कितना है? हेड आपका 48। हमें क्या बताना है इसको? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि मुर्गियों की संख्या बताइए। मुर्गियों की संख्या मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो एक तो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला से ही देख ले। पहला फॉर्मूला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, ठीक है, क्या पूछा जाए? 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, समझ जाइएगा इससे। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या यानी मुर्गी का संख्या, कोई भी 2 पैर वाला जानवर दे दिया जाए, उसका संख्या पूछा जाए, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेग माइनस यहाँ हो जाएगा हेड, और हेड में गुना करेंगे हम लोग 4 से। ठीक है, अगर बात 2 पैर की होगी तो हेड में 4 से गुना, और नीचे हमेशा क्या रहेगा? नीचे हमेशा 2 रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दोनों में से यानी इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाइए। अगर यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, और अगर यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे। कहने का मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, पैर का संख्या तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई 4 पैर वाले जानवरों का संख्या बता दीजिए, ठीक है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे लेग और माइनस यहाँ पे लिखेंगे हेड, और हेड में गुना कर देंगे हम 2 से, और नीचे तो हमेशा 2 रहेगा, नीचे में कंफ्यूज मत करिएगा।
नीचे यहाँ भी दो, नीचे यहाँ भी दो, बस एक जगह चेंजेज हो रहा है, एक जगह बस परिवर्तन हो रहा है कि 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाला के हेड में 2 से, उल्टा हो जाता है। 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना, 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना। अब यहाँ क्या बताना है, मुर्गियों की संख्या बताइए क्या होगा। सबसे पहले लेग का संख्या बताइए, टोटल पैर कितना है, तो हम फॉर्मूला तो यह लगाएंगे ना, 2 पैर वाला। तो लेग कितना हो जाएगा 140, माइनस हेड कितना है, हेड है 48, और हेड में कितना से गुना करेंगे, हेड में हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं मुर्गियों की संख्या। हम क्या निकालने जा रहे हैं, मुर्गियों की संख्या, तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो सबसे पहले लेग 140 माइनस हेड गुना 4, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका 2 140, और ऊपर में क्या है हमारे पास, ऊपर में हमारे पास 48 गुने 4 है, 50 चौके 200 होता है, 200 में से 8 माइनस करेंगे 192 हो जाएगा। नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका 2 रहेगा। 192 बड़का में से छोटका घटाइए, 192 में से 40 घटाइएगा क्या होगा 52, नेगेटिव नहीं लेना है, तो 52/2 कितना 26, तो आंसर इस क्वेश्चन का 26 हो गया। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या 26। अच्छा, अब अगर 4 पैर वाला यहाँ से अगर पूछे तो हम फिर से इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। 2 पैर वाले जानवरों का संख्या कितना है 26 है, यानी कि टोटल, ध्यान से समझिएगा, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या 26 है, का मतलब 26 2 पैर वाला जानवर है। तो टोटल कितना जानवर है 48, मस्तकों की संख्या 48 दिया है, तो सबका मस्तक तो एक ही होगा ना, एक एक ही होगा ना, चाहे जानवर आपका 2 पैर का हो या फिर 4 पैर का हो, मस्तकों की संख्या, सिर की संख्या सबका तो आपका एक एक होगा। तो टोटल मस्तक 48 दिया है, यानी 48 है टोटल जानवर, इसमें से 26 अगर 2 पैर वाला है तो 48 माइनस 26 कर दीजिए, 4 पैर वाला जो शेष होगा वही होगा। डायरेक्ट तरीका भी है, यहाँ देखिए हेड कितना दिया है सर, हेड इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका 140, और यहाँ पे सॉरी हेड मतलब सिर कितना दिया है 48, और लेग कितना दिया है, लेग आपका इस क्वेश्चन में दिया है 140। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से डायरेक्ट भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। हेड 48 है, यानी कि टोटल 48 जानवर है, 2 पैर 4 पैर सब है ठीक है, लेकिन टोटल कितना है 48, तो कम से कम सबका 2 2 पैर तो होगा, यानी 48 दूना 96 पैर तो पहले आप हटा लीजिए, सबके लिए 2 2 पैर पहले हटा लीजिए। तो 48 गुना 2 यानी कि 96, तो 140 में से 96 घटा लिए तो अब कितना बचा 44। इस सबका कम से कम 2 2 पैर तो होगा ना, तो 96 पैर हो गया, तो टोटल पैर में से 96 हटा लीजिए, कितना बचा 44। अभी जो 44 है, यह 44 आपका सिर्फ 4 पैर वाला जानवर ही बचा होगा, क्योंकि 2 पैर वाला तो सब हट गया होगा, सबके लिए 2 2 पैर हटा दिए तो 2 पैर वाला तो सब हट गया हो गया। कि जो एक्स्ट्रा पैर बचा है आपका सिर्फ 4 पैर वाले का के लिए बचा है, और उसका भी 2 2 पैर पहले ही हटा लिए, यानी कि अब यह जो है प्रत्येक का 2 पैर है, यानी कि 44 गुना 2 कितना हो जाएगा 22 जानवर हो जाएगा आपका 4 पैर वाला। ठीक है, 22 जानवर आपका 4 पैर वाला, तो 2 पैर वाला कैसे निकालेंगे 48 माइनस 22 करके निकालेंगे। इस अप्रोच से आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं मन ही मन सोच करके। ठीक है, 48 दूना 96, 140 में से 96 घटाएंगे कितना हो जाएगा 44 का आधा 22, 22 आपका 4 पैर वाला हो जाएगा। फिर के संख्या को दोगुना करके घटाइए, जो वैल्यू है उसको आधा करिए, 4 पैर वाला निकल जाएगा। कबूतरों की संख्या इस बार पूछा है, निकल जाएगा ना, कबूतरों की संख्या पूछा है, का मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है। डायरेक्ट अगर हम अप्रोच अपनाते हैं तो देखिए, पैर 580 है, 580 क्या है पैर है, और सर कितना है 200, तो दोगुना करके घटा लीजिए कितना हो जाएगा 400, क्या बचा 180, इसका कर लीजिए आधा, यानी कितना हो जाएगा 90, 90 हो गया आपका 4 पैर वाला। 2 पैर वाला कितना
टोटल 200 है, इसमें से 90 आपका 4 पैर वाला है, 110 आपका 2 पैर वाला हो जाएगा। यहाँ पूछा है कबूतरों की संख्या बताइए। कबूतरों की संख्या यानी कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं लेग, कि सिर 200 है, पैर 580। पैर कितना है? 580, तो सबसे पहले लिखेंगे पैर, लेग, और हेड में गुना करेंगे कितना से? हेड में गुना करेंगे 400, 4 से। 2 पैर वाला निकालना है ना, तो हेड में 4 से गुना, और नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में हमेशा 2 रहेगा। ऊपर में हो गया 580 माइनस, यहाँ 200 चौके कितना हो गया? 800, और नीचे में क्या रहेगा? 200, 2 रहेगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए, 800 में से 580 घटाइए, तो 800 में से यहाँ पे देख लीजिए, पहले 600 घटा लेंगे तो 200, और 220 हो जाएगा। क्या होगा आपका? 220 हो जाएगा। हम इसका कर लेंगे आधा, यानी कि तो 10 आपके क्वेश्चन का नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्लियर है? कुछ सेट आप पहले अच्छे से कर लीजिए, फिर चीज़ों को और तेजी से हम लोग लेकर के निकलेंगे। यह दोनों सवाल क्लियर है? एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। एक और क्वेश्चन ऐसा हम लोग करें, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। भेड़ और गरेड़िए, गरेड़िया यानी व्यक्ति है ना, भेड़ यानी 4 पैर वाला जानवर। एक समूह में 16 पैर है, यानी भेड़ और गरेड़िया मिलाकर के कितना पैर है? 16, और सिर की संख्या से 10 अधिक। अच्छा, पैर की संख्या जो है वह सिर की संख्या से 10 अधिक है। हाँ, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। सिर की संख्या जो है, यहाँ पे देखिएगा, पैर की संख्या जो है वह सिर के संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक। संख्या किसका दे रखा है? अभी बोला है एक समूह 16 पैर है, तो पैर कितना है? पैर 16, और बोला है सिर की संख्या से 10 अधिक। पैर का संख्या सिर से 10 अधिक, यानी सिर कितना होगा? 6, तभी तो इससे 10 ज़्यादा 16 होगा। यह सब चीज़ करना पड़ता है। क्लास चैप्टर वाइज आपका डला हुआ है। चैप्टर वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लीजिए, वहाँ से थ्योरीज वगैरह ले लीजिए। यहाँ PYQ आप देखिए, जो काफ़ी फैक्टफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? मन में इतना सारा चीज़, इतना सारा डाउट मत रखिए, नहीं तो फिर जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। बस सोचते रह जाइएगा, ओवर थिंकिंग के चक्कर में पड़ जाइएगा। जो सेट प्रैक्टिस अभी कराया जा रहा है, इसको आप संभाल के रखिए, और इसमें टोटल आपका 2000 क्वेश्चंस कराया जाएगा। 1000 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स से करेंगे टोटल इस सेट के दौरान, और 1000 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीजनिंग से करेंगे, और यह आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। जो भी PDF है उसको संभाल के रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से दिखेगा। जो टॉपिक आपका कमजोर है, टॉपिक वाइज वहाँ डला हुआ है, वहाँ से टॉपिक वाइज आप चीज़ों को देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज आपका मैथमेटिक्स भी डला हुआ है, रीजनिंग भी डला हुआ है। जो भी टॉपिक आपको लगे कि वहाँ से मेरा कमजोर है, और बहुत पहले से यह सब चीज़ डला हुआ है, अब एग्जाम टाइम आया है तो हम लोग PYQ सेट करेंगे, PYQ सीरीज करेंगे, और यह सेशन आपका बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। भेड़ और गैरिया के एक समूह में 16 पैर, पैर कितना दिया था? 16। बोला है जो सिर के संख्या से 10 अधिक, यानी पैर जो है सिर से 10 अधिक है। सिर कितना होगा? 6 होगा, तभी तो 10 अधिक, यानी कि 16 हो जाएगा। आगे भेड़ों की संख्या, भेड़ की संख्या बताना है, यानी 4 पैर वाला। इस बार क्या बताना है हमें? 4 पैर वाला। तो बताइए क्या हो जाएगा? भेड़ों की संख्या पूछा है, यानी कि 4 पैर वाला जानवर, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेग, तो 16, और हेड में कितना से गुना करेंगे? इस बार हेड में इस बार 2 से गुना। 4 पैर वाला निकालने जा रहे हैं, इसमें क्या रहेगा? 16 में से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 16 में से 12 घटाइएगा तो 4, 4/2, यानी आंसर आपके क्वेश्चन का 2 हो जाएगा, विकल्प ए। अब कॉन्सेप्ट आपका जितना क्लियर होगा उतना इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते थे? इसको डबल करके इसमें से हटा लीजिए, छोटका जो वैल्यू है उसको डबल करके इसमें से घटाइए, और जो मान आए उसको आधा कर लीजिए। 4 पैर वाला तो वैसे ही निकलता है। हेड की संख्या को दोगुना करके लेग के संख्या में से घटा लीजिए, सिर के संख्या को दोगुना करके पैर की संख्या में से घटा लीजिए, जो वैल्यू आए आधा कर लीजिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आपको मिलता है वहां से हम लोग क्या करेंगे?
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लीजिए, यह क्वेश्चन आपका बार से है और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आता है और बार बार आता है। गौर से एक बात समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 0 पॉइंट, इधर हम लिखे हुए 333, ठीक है, और आगे हम लगा दिए डॉट डॉट डॉट, जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पे डॉट डॉट के बाद इनफाइनाइट भी दिया जा सकता है या फिर केवल डॉट डॉट भी। इसका भी मतलब क्या है, यह अनंत तक वैल्यू आ रहा है। इसका मान क्या होगा, या फिर इसको भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे समझिएगा। 0.3333 कितना बार आया है, आप बोलोगे सर यह अनंत टाइम्स आया है, अनंत बार आया है। तो इसको तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जीरो को तो हम लिखेंगे, पॉइंट को तो हम लिखेंगे, ठीक है, जीरो और पॉइंट तो रहेगा ही। अब पॉइंट के बाद जो नंबर बार बार आ रहा होगा उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं और इसके ऊपर यह सिंबल लगा देते हैं। यह सिंबल इस बात को, यह बार का सिंबल है, इस बात को दर्शाता है यह नंबर जो है वह रिपीट कर रहा था, रेकरिंग हो रहा था, बार बार लगातार आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, इसी वजह से इसके ऊपर यह चिन्ह लगा हुआ। अब जिसके पास भी कॉन्सेप्ट होगा इसका, वह इस चीज़ को देख करके समझ जाएगा कि यह जो 3 है वह बार बार लगातार आ रहा होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर यह चिन्ह लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 3.14 है, इसका मतलब क्या है, 4 बार बार आ रहा होगा, 4 डॉट 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 कितनी बार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3.14 के ऊपर बार है, यानी 4 क्या कितना बार आ रहा होगा, ये आपका लगातार आ रहा होगा, इसी वजह से इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको भिन्न में बदलना होता है, तो भिन्न में बदलने का देखिए तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी बार वाले क्वेश्चन में पॉइंट के पहले जीरो है तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे में 1 9 लिखेंगे। बार हटाने का यही तरीका होता है कि जितने नंबर के ऊपर होगा नीचे में उतना 9 लिखना है। एक नंबर के ऊपर से हटाना है 1 9, 2 नंबर के ऊपर से हटाना है 2 9, 3 नंबर के ऊपर से हटाना है 3 9। अब 3/9 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। 1/3 का वैल्यू हटेगा ना, 3 3 या 9, 1/3, 1/3 का वैल्यू निकाल के देखिए फिर से इतना आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें 0.47, ठीक है, 47 इस तरीके से वैल्यू आपका रिपीट कर रहा है, अब बताइए कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0 के जगह 0 के जगह पॉइंट, रिपीट क्या कर रहा है 4747, तो हम 47 को एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि 47 बार बार आ रहा है। अब बार हटाने का तरीका क्या है, 2 नंबर के ऊपर से हटाना है ना, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 2 9 लिख देंगे, हो गया। 2 नंबर के ऊपर से हटाना है तो क्या करेंगे, हम 2 9 लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से, 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट अगर ऐसे लिख दिया जाए 3 और इधर 4, ठीक है, और 4 डॉट डॉट डॉट। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला बन जाता है। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ जीरो है तो जीरो लिखेंगे, पॉइंट है तो .3 एक बार आया है तो एक बार ही लिखेंगे। रिपीट कौन कर रहा है इसमें, तो रिपीट कर रहा है 4, तो जो रिपीट कर रहा है उसको भी हमें एक बार लिखना है और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगे, यानी इसको अरेंज करेंगे तो बार का चिन्ह इस बार किसके ऊपर जाएगा, 4 के ऊपर जाएगा। रिपीट तो 4 ही कर रहा है, 3 तो कर नहीं रहा है, तो दोनों के ऊपर मत लगा दीजिए। और अब तक जो क्वेश्चन देख रहे थे, देखिए एक नंबर था तो एक के ऊपर बार हटाए तो नीचे 9, 2 नंबर है 2 के ऊपर बार हटाए तो नीचे में डबल 9। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर में से एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसा सवाल आपको मिल जाए कि कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो, यहाँ 3 नंबर भी हो सकता था, उसमें एक के ऊपर बार होता 2 के ऊपर नहीं होता, या 2 के ऊपर होता 1 के ऊपर नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट के पहले जीरो है तो पॉइंट जीरो को छोड़ दीजिए, पूरा को संख्या मानिए, तो संख्या हमारा क्या हो गया 34। अब इसमें से हम उसको हटा लेंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, देखिए इस पर है इस पे नहीं है, तो इसको हटा लीजिए, यानी कि 3 को हम हटा, ठीक है। और साथ ही साथ अब जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नीचे में 9 लिखेंगे और जितना के ऊपर नहीं है उतना यहाँ पे हम 0 भी लिखेंगे। यह कॉन्सेप्ट होता है। 2 नंबर में से एक के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। 34 में से 3 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 31, तो 31/90 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 31/90 आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा, अब अगर हम आपसे कहे कि 0 पॉइंट, यहाँ पे हम ले लिए 317, ठीक है, कितना ले लिए 317 ले लिए। अब इसके ऊपर बार लगा दिए, क्या इसको अब सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट के पहले 0, पॉइंट 0 को छोड़ दीजिए, पूरा को संख्या मानिए, तो संख्या हो गया 317। इसको हटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 को ही हटाएंगे,
और नीचे में देख लीजिए क्या लिखेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 रहेगा, 1 नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 0। यह सब पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली चीजों को देखिए, पूरा को संख्या माने, इसके ऊपर बार नहीं, इसको हटा लिए। 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0। 317 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 314। 314 बट्टा यहाँ पे आपका हो जाएगा 990। ठीक है, आगे देखिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया 3.7 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा। तो पहले जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, पॉइंट के पहले कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पॉइंट के पहले क्या था 3। तो अगर पॉइंट के पहले कोई वैल्यू आ जाए तो उसको हम अलग लिखेंगे और इसके जगह लिखेंगे प्लस। दरअसल पॉइंट का मतलब प्लस ही होता है। जैसे 6.5 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पूर्णांक है उसको लिखिए प्लस, जो भिन्न भाग है उसको इसमें प्लस कर दीजिए, हम इतना लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं, 3 पॉइंट के स्थान पे प्लस, 7 के ऊपर से बार हटाना है, क्या लिखेंगे 7/9 लिखें। और वैसे भी कोई भी पूर्णांक को किसी भिन्न में जोड़ना होगा तो पूर्णांक को केवल इसमें आपको चिपका देना है और कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो 3 सही 7/9 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी आधार पे अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 12, 3 है तो 3 तो पूरा पूर्णांक है, तो इसको तो हम लोग अलग ही लिखेंगे, 3+3 तो अलग ही है, पूर्णांक वाला हिस्सा है, पूर्णांक वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं। 3 पॉइंट के स्थान पे प्लस, हमें इसी का काम करना है ना। तो 14 पूरा को हम संख्या मानेंगे, एक के ऊपर इसमें से बार नहीं है तो उसको हटा लेंगे। अब क्या करेंगे, एक के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा 14 - 1 13, 13/90। और जब भी आपको किसी पूर्णांक को भिन्न में ऐड करना होगा, बस पूर्णांक को आप चिपका दीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर, 3 सही 13/90 विकल्प ए। चलिए आगे बढ़िए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आएगा, बस आप अच्छे से इसको कर लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, इसका मान हमें बताना है, इन वैल्यूज को आपस में जोड़ना है। आप एक बात बताओ, यहाँ क्या है 0.56 है, तो 56/99 हम लिखेंगे ना। ये बात तो अब तो आप इसको आसानी से बदल सकते हो ना, 2 नंबर के ऊपर है तो नीचे में 2 9 के लिए क्या लिखेगा आप 43/99। और अगला जो नंबर है उसके लिए क्या लिखेंगे हम 89/99 लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके ऊपर आपका बार लगा हुआ है, 2 2 नंबर के ऊपर, तो नीचे में 2 2 9। अब चूंकि सबके नीचे में 99 है तो एलसीएम क्या होगा 99, और एलसीएम 99 होगा, साथ ही साथ ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा। तो जोड़िए 6 3 9 9 18, 8 हासिल 1, 5 4 9 8 17 और 1 18, यही किए हैं ना। 6 3 9 9 18 8 हासिल 1, 5 4 9 8 17, गलत कर दिए, 8 रहेगा ही, 5 4 9 8 17 और 1 18, 178 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। गड़बड़ हो गया, 88 हो जाएगा ना। इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, 99 में अगर हम इससे भाग करें, 99 में अगर हम इससे भाग करें तो 99 का टेबल कितना बार जाएगा, आप बोलोगे सर सिर्फ एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा। तो इसको पूरा यहाँ पे लिख दीजिए पूर्णांक के रूप में, क्योंकि 99 का डबल होता है 198, को छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, अब हमारे पास क्या बचेगा, एक
पूर्णांक यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 99 एकड़ 99, तो बचा कितना यहाँ 89, तो 89 इधर जाएगा और नीचे में 99 है तो 99 अपने जगह पे रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.89, और 89 के ऊपर बार है तो 89 के नीचे आपका 99 है तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, यानी 1.89 के ऊपर बार हो जाए। ठीक है, 99 का टेबल इसको काटने के लिए कितना बार जाएगा, सिर्फ एक बार। तो 99 एकम 99, 99 में क्या जोड़े कि आपका 188 आ जाए, तो 89 ही जोड़िएगा तभी तो आएगा ना। विकल्प डी उन लोगों का आंसर आ रहा है जो डायरेक्ट जोड़े हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। देखिए भिन्न जो होता है ना, वह दो तरीके का होता है। देखिएगा यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। भिन्न आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो भिन्न होता है वो आपका दो तरीके का। और एक आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शांत। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, शांत दशमलव बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अशांत, कभी कभी इसको आवर्ती भी बोला जाता है। क्या अंतर है दोनों में, समझ। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसको ऊपर लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाला को नीचे हम लोग समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव कौन होगा, जैसे 0.9865, यह हमारा क्या है, यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि दशमलव के निश्चित स्थान तक यहाँ पे वैल्यू हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें 6.593, यह हमारा क्या है, यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमें पता तो चल रहा है ना कि दशमलव के कितने स्थान तक वैल्यू है, 3 स्थान तक है, यहाँ 4 स्थान तक। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए क्या होता है, 0.333 डॉट डॉट डॉट, यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यह कहीं टर्मिनेट हो रहा है, दशमलव कितने अंकों के बाद है पता चल रहा है, नहीं। आप बोलोगे तीन, तीन नहीं है, यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, यह क्या है आपका नॉन टर्मिनेट। कहाँ कन्फ्यूजन है बताना। और आगे देखिए, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि 0.86593 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट 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 लग गया, यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अशांत या आवर्ती। और यह क्या हो गया, शांत और शांत हो गया हमारा। ठीक है, यह क्या है, शांत दशमलव है, यह क्या है, अशांत दशमलव है। देख के आप पहचान लोगे पहला चीज कि शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। पहली बात, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। शांत, जो शांत हो जाए, दशमलव के निश्चित स्थान तक रहे। यह देख लो, यह क्या है, अशांत है, दशमलव के बाद लगातार आ रहा है, मतलब क्या है, अशांत है। तो यह तो पहचान लिए। अब भिन्न के रूप में कैसे पहचानेंगे, तो शांत वैल्यू कौन सा आता है देखना। जैसे यहाँ पे अगर हम भाग करें 1 में 4 से, 1 में 4 से भाग करिए ना, क्या आ जाएगा, 0.25। कितना आया, 0.25, शांत दशमलव हो गया। अगर हम भाग कर ले 1 में 5 से, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.2 आ गया, शांत दशमलव हो गया। 4 का मतलब, आगे चलिए अब यहाँ देखिए, इधर अगर हम 1 में भाग कर ले 3 से, तो यह क्या आएगा, 0.3333, इस तरीके से आता जाएगा। क्या हो गया आपका, अशांत हो गया। इसी तरीके से अगर हम 1 में 7 से भाग कर ले, तो 7 से भाग करके देखिए, 0.10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, यह आपका आता चला जाएगा। यह क्या हो रहा है, अशांत। भिन्न में कैसे पहचानेंगे इस चीज को आपको हम बता रहे हैं। तो अगर आप गौर करिएगा तो देखिए कि नीचे में अगर 4 या फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो शांत दशमलव आपका बन रहा है।
और नीचे में 4 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है, तो यह क्या बन रहा है? अशांत दशमलव। अब इसको और क्लियर करते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो आप समझते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से करता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो केवल 2 संख्या से स्वयं और एक से करता है, वही अभाज्य संख्या। तो जब भी हमें नंबर को पहचानना होगा तो हम नीचे वाले को हम तोड़ लेंगे अभाज्य संख्या में। जैसे 1/4 है ना, तो 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे में अगर केवल 2 और 5 मिले तो वह वैल्यू शांत दशमलव होगा, वो यानी दशमलव के निश्चित स्थान तक ही उसका वैल्यू निकले। कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा दिख जाए तो समझ जाइए कि यह क्या होगा? अशांत दशमलव। जैसे ऊपर में हमारा कुछ भी है, 3 है, ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है? 21 है। हम आपसे पूछे कि यह शांत होगा कि यह शांत, तो पहले कट रहा है तो काटिए। 3 × 7 = 21। नीचे में क्या है? 7 है नीचे में, यानी इसका वैल्यू आपका किस में आ जाएगा? इसका वैल्यू आपका अशांत दशमलव में आ जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाएगा, अशांत दशमलव। नीचे में वैल्यू अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया, 2 5 भी है और दूसरा कोई और भी है, अशांत हो जाएगा। केवल 2 5 है तो शांत हो जाएगा। अब इसको पकड़ते हैं। देखिए दोनों वैल्यू कितना से कटेगा? 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब बताइए क्या है यह? सर यह आपका यहाँ पे नीचे में 5 है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या होगा यह आपका शांत दशमलव हो जाएगा। मान निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इसको काटिए, 7 से काटिएगा, 7 × 21 और 7 × 4 = 28। नीचे में क्या हो गया? 40। तो 40 का मतलब क्या है सर? 40 का मतलब है कि यहाँ पे 8 पंचे 40 होता है, तो 2 का क्यूब 8 और 8 पंचे 40, यानी 2 और 5 ही तो है नीचे में। तो यह भी क्या होगा? यह भी आपका शांत दशमलव हो जाएगा। नीचे में 2 और 5 ही है। यहाँ देखिए, यह वैल्यू आपका कट रहा है क्या? 7 दूना 117 है ना, 117 ऊपर में है और नीचे में क्या है आपका? यहाँ पे 36 है। a का स्क्वायर यानी कि 36, और यहाँ पे 5 का क्यूब, इसको तो छोड़ ही दीजिए। कट रहा है देखिए 9 से, 9 चौके 36, और 9 से अगर इसको हम काट ले तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 तिया 27। नीचे में 4 है, 4 होने का मतलब क्या है? 13। 4 होने का मतलब 2 का स्क्वायर, और यह आपका क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब होगा होगा। अब यहाँ भी नीचे में 2 और 5 है, यानी यह भी वैल्यू क्या हो जाएगा? यह भी वैल्यू आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, सबके नीचे में 2 5 है। तो हमें क्या बताना था कि अशांत कौन है? क्या उपयुक्त में से एक से अधिक अशांत है? नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, समझ में आ रहा है ना? जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, सेट लगाओगे ना, यही सब क्वेश्चन आपको दिखेगा, और यही सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, वो आपको दिक्कत होगी। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते हुए चलो, अभी बहुत समय है हम लोग के पास। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इन चारों में हमें क्या बताना है? कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो जो भिन्न सिंप्लीफाई हो रहा है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9। पहले के लिए हम लिख दिए 2/3। यह हमारा 3 से तो कट जाएगा ना, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, जो कट जाएगा उसको काट लेते हैं। 7 से काटेंगे, 12 सते 84, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, 1/12। दूसरा भिन्न का मान हमारा 1/12 है। तीसरा भिन्न देख लीजिए, 48/79 है, तो 48/79 तो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, और चौथा भिन्न हमारा क्या है? 48/55। 48/55 में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो भिन्न वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हम लोग उसको कैसे बड़ा छोटा पहचानते हैं? कई तरीका होता है। एक, आप देखो कि क्या सबके अंश को, यानी कि नुमरेटर को बराबर कर सकते हैं? यहाँ बहुत मुश्किल लग रहा है, 48 48 2 है, कर सकते हैं नहीं? सबके अंश को बराबर कर सकते हैं, या फिर सबके हर को बराबर कर सकते हैं,
या फिर अंश हर के अंतर को बराबर कर सकते हैं। अगर आप इस तीनों में से कुछ भी आसानी से कर लिए, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर एक दूसरा तरीका, यहाँ पे देखिए सबके ऊपर वाला को हम बराबर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, तो इसको 48 बनाने के लिए कितना से गुणा कर लेंगे? 24 से। तो जितना से गुना ऊपर किए हैं उतना से ही नीचे कर लीजिएगा, तो मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ देखिए ऊपर में 48 करने के लिए यहाँ भी 48 से गुना और नीचे भी कितना से गुना? नीचे भी 48 से गुना। ऐसा करने पर इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब ऊपर में देखिए, आप जरा ध्यान से समझ, सबके ऊपर में क्या है? 48। 24 दूना 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ सबके ऊपर में 48। तो अगर हम ऊपर में ध्यान से समझिएगा, ऊपर में यहाँ भी 5 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे। अब 5 में हम इसमें 3 से भाग कर रहे हैं, 5 में इधर हम कितना से भाग कर रहे हैं? 2 से भाग कर रहे हैं। 5 में इधर हम लोग 5 में इसमें 2 से भाग कर रहे हैं, और 5 में इधर हम लोग यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हैं। बड़ा वैल्यू कौन होगा? तो जितना कम से कम भाग करिएगा उतना बड़ा वैल्यू होगा ना, उतना कम भाग में बटेगा। यहाँ 5 2 भाग में बट रहा है, यहाँ 4 भाग में बट रहा है, यहाँ 3 भाग में, तो यह छोटा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा। 5 को हम 2 दोस्तों में बांट रहे हैं, 5 रुपया को 2 दोस्त में बांटेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। 3 दोस्त में बांटेंगे, थोड़ा कम मिलेगा। 4 दोस्त में बांटेंगे, और कम मिलेगा। तो नीचे में जिसका सबसे कम होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो इसको देखिए, नीचे में कितना है? 72। यह नीचे में 48 गुने 12, ये तो सबसे बड़ा वैल्यू है। यह तो आपका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 72 है, यहाँ 79 है, यहाँ 55 है। सबसे कम नीचे में कहाँ पे है? तो 48/55 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, विकल्प डी। ऊपर में अगर बराबर कर दिए, अच्छा 12 48 × 12 हम गुना करेंगे भाई, देख के पता चल रहा है कि यह आपका सबसे बड़ा जो 79 वैल्यू है उससे भी बड़ा हो जाएगा 48 × 12 करेंगे तो जब सबका ऊपर में बराबर कर दिए तो नीचे में जिसका कम होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन होगा? नीचे में जिसका सबसे ज्यादा होगा। 1/12 यानी 7/84। तो यह आपको देखना पड़ता है कि आप क्या बराबर कर सकते हैं। इसका अंश बराबर कर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं। अच्छा, कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाए कि कुछ भी बराबर नहीं कर पाए, तो तरीका क्या है? जैसे एक तो भिन्न है हमारा 2/3, दूसरा भिन्न है हमारा 1/12, तीसरा भिन्न जो है आपका 48 बट्टा क्या है? 48 बट्टा यहाँ पे 89 है, और चौथा जो भिन्न है हमारा वह क्या है? 48/55। अगर मान लीजिए कुछ भी बराबर आप नहीं कर पाए, ना अंश बराबर ना हर बराबर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके ऊपर एक एक जीरो डालिए, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, और यहाँ भी एक जीरो, और नीचे वाले से अब भाग कर लीजिए। 3 से भाग करिए 20 में, 3 छक्के 18। 12 से भाग करिए 10 में, एक बार भी नहीं जाएगा, जीरो लिख दीजिए। 12 से 10 में भाग करिएगा, 12 का पार एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो जीरो लिख लीजिए। यहाँ देखिए 80, 8 छक्के 48 से हो जाएगा यहाँ पे। और इधर देख लीजिए 55 है ना, 55 का टेबल इसको काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं? 480 है, 480 है। तो हम यहाँ पे 6 8 48, अगर 60 होता तो भी हम 8 बार पढ़ पाते। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर 60 होता तो 6 8 48 8 बार पढ़ लेते। तो 55 है तो उससे तो कम ही है, तो इसका भी तो 8 बार जाएगा, तो 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यह 6 है, यह 0 है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिया? यही वाला दिया, तो यही बड़ा हो जाएगा। एक दूसरा और सबसे बेहतर अप्रोच यह है, जब आपका कोई मेथड काम नहीं करता है तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। सबके ऊपर एक एक जीरो डाल करके भाग दे लेते हैं नीचे वाले से। बोलोगे 55 से कैसे भाग देंगे भाई? 60 से तो भाग दे सकते हो ना। तो जब 60 का पहाड़ा 8 बार पढ़ सकते हो, तो 55 का तो 8 बार से ज़्यादा ही पढ़ोगे ना। 8 बार तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है। एक तो 4/7 है हमारा, ठीक है भाई। दूसरा भिन्न क्या है? 4/45 है। तीसरा भिन्न क्या है हमारा यहाँ पे? तीसरा भिन्न हमारा यहाँ पे 65/87 है। और चौथा भिन्न क्या है आपका? चौथा भिन्न आपका 12/38 है। 2 से काटेंगे तो 6/19 हो जाएगा, होगा? ये 12/38 है, 2 से तो कट जाएगा ना, तो यह 6 हो जाएगा, और यह क्या होगा आपका? 19। चलिए आइए अब देखते हैं।
क्या करना है आपको? सिंपल सा तरीका है, सबके ऊपर जीरो डालिए। बराबर तो ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होगा। सबके ऊपर एक एक जीरो डालिए। आसानी से बराबर कर सकते हैं ऊपर या नीचे तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते अंतर बराबर कर सकते हैं, 3 का अंतर है या कुछ और अंतर है, नहीं कर सकते 7 से भाग करिए। 7 पंचे 35, 40 को काटने के लिए। यहाँ 40 को काटने के लिए 45 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकते हम। 19 तिया 57, ठीक है। और इधर देख लीजिए, 90 होता तो 9 सत्ते 63, 7 बार तो कम से कम कर ही सकते हैं। 87 है तो 7 बार तो जाएगा ही। क्या बताना है? सबसे बड़ा, तो यही 65/87 आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है और 5/6 से कम है? ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे? 3/4 से बड़ा। तो आप बताइए कि 3/4, 3/4 का मान क्या होगा? 0 पॉइंट दिए 30 हो जाएगा ना। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यही मान इसका आया। और 5/6 का मान क्या होगा? 5/6 का मान देखिए 0 यहाँ पे 50, 6 × 8 = 48, 2 20, 18, यही आया। छोटा छोटा ही नंबर देता है। जब दो नंबर के बीच पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले क्या किए? दोनों का मान बता। 3/4 से बड़ा, 5/6 से कम, यानी हमें एक ऐसा भिन्न चाहिए जिसका मान इससे ज़्यादा हो और इससे कम, यानी इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच का भिन्न कौन सा होगा? जिसका मान इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो। अगर हम आपसे कहें कि 8 और 12 के बीच का एक संख्या बताइए, तो कौन होगा? जो 8 से बड़ा हो। ठीक है, जो 8 से बड़ा हो और 12 से क्या हो? छोटा हो। 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है। तो बीच का जब भी नंबर निकालना होगा तो छोटका से बड़ा वैल्यू देना चाहिए और बड़का से छोटा। अब 1/2 का मान बताइए कितना हो जाएगा? आप देख के बता दो सकते हो सर 0.5 होगा। तो यह कभी इन दोनों के बीच आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो मान होगा इससे बड़ा होना चाहिए। 4/5, तो 0.40, 5 × 8 = 40। क्या इसका मान जो है इन दोनों के बीच है? सर 8 है, 8 के बाद हम 0 दे सकते हैं, हाँ है। यह वैल्यू आपका क्या होगा? इन दोनों के बीच हो। पॉइंट दिए 40 हो गया, 5 × 8 = 40। 0.80, इससे बड़ा है इससे छोटा है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 0.66, यही तो होगा। तो यह मान इससे तो बड़ा नहीं आया। यहाँ देखिए 9 में 10 से भाग करिएगा, 0 पॉइंट कितना? 0.9 आ रहा है। यह वैल्यू आपका इन दोनों से ज़्यादा है। ये आपका जब भी बीच बोला जाए तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो पहला से ज़्यादा हो, दूसरा से छोटा हो। 1/3 और 3/4 के बीच का एक भिन्न हमें खोजना है। 1/3 का मान बताइए क्या होता है? सर 1/3 का मान होता है 0.66, यही होगा। 10 पॉइंट देंगे, 10, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा 20, फिर 3 × 6 = 18। 3/4 का मान बताइए क्या होगा? हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 30 हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यही तो होगा। अब इन सबको देखिए, यहाँ पे भाग करिए। 0.290 हो गया, 30 दाएं तो 9 बार इसका टेबल आप पढ़ सकते हैं, तो 9 वैल्यू दे दिया, यानी कि इन दोनों से इससे भी बड़ा हो गया या नहीं हो सकता है? 0.20, 5 × 4 = 4, इन दोनों से छोटा हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6/7, तो 0.60, 7 × 8 = 56, 4 × 40, 7 × 5 = 35, 0.85, इन दोनों से बड़ा हो गया। जब यह तीनों नहीं हुआ तो ये चौथा तो आपका हो ही जाएगा। हमें इसको कैलकुलेट करने का जरूरत, जो इजीली कैलकुलेट होता हो पहले उसको आप कैलकुलेट करिए। 3 भिन्न ऐसा है जिसका मान इन दोनों के बीच नहीं आया। इन दोनों के बीच कौन होगा? जो इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो। सवाल नंबर 19 पे आइए। एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया और वह गुना करने के बजाय 8/17 से भाग कर दिया। अब समझिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बोला क्या गया था? 8/17 से गुना करने के लिए, तो 8/17 से गुना करेंगे तो 8/17 रहेगा। भाग कर दिया तो अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 17/8। अब बोलोगे ऐसा क्यों?
तो यहाँ जो जब क्वेश्चन भिन्न के रूप में इस तरीके से दिया जाए तो संख्या हम एक मान लेते हैं। एक हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। संख्या हमारा क्या हो गया, एक हो गया। अब एक का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के रूप में 100%, जब बात हम लोग परसेंटेज की करते हैं तो 100% का मतलब होता है टोटल। 100%, अगर हम बात करें किसी गांव की आबादी 100% यानी कि टोटल आबादी, किसी भी स्कूल में टोटल स्टूडेंट उपस्थित है यानी कि 100%, और यही 100% का मान एक हो जाता है, क्योंकि 100 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100, 100 से 100 गया, क्या हो गया, एक। तो 100% का ही भिन्न में मान एक होता है, तो भिन्न के रूप में एक का मतलब होता है टोटल। हमेशा ध्यान रखिएगा, भिन्न के रूप में एक का मतलब क्या हो जाता है, भिन्न के रूप में एक का मतलब हो जाता है टोटल। अब अगर हम आपसे कहे कि एक भिन्न एक संख्या हमारा एक, इसमें 8/17 से गुना करना था, यानी 1 × 8/17, तो एक में 8/17 से गुना करेंगे तो 8/17 ही रह जाएगा। लेकिन भाग कर दिया तो एक में अब भाग करिए 8/17 से। भाग करने का मतलब क्या है, भाग करने का मतलब है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाग के स्थान पर ऐसे ही लिखेंगे ना, गुना, तो 8/17 17/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको करना है डायरेक्ट। गुना करना था तो 8/17, भाग कर दिया तो 17/8। अब बोला है कि इस प्रकार जो उत्तर आया सही उत्तर से, ये जो गलत वाला उत्तर है, सही उत्तर से 225 अधिक, यानी गलत और सही उत्तर में अंतर कितना का है, 225। ठीक है, यह आपका तरीका है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 136। क्रॉस में गुना, 17 × 17 289, 8 8 64, 289 में से 64 घटाएंगे 225 हो। कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हमने आपसे क्या किया, दोनों को गुना करके लिखिए, क्रॉस में गुना करिए, 225, और यहाँ भी आपका क्या है, 225। ऊपर से ऊपर वाला अगर कट रहा है तो काटिए, 225 एकम क्या हो जाएगा, 225 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर भी कुछ नहीं है तो एक, 136 में एक से गुना करेंगे 136, तो एक का मान 136 आया, यानी कि संख्या हमारा क्या हो गया, 136। लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, गुना करने के लिए बोला, भाग कर दिया। यहाँ देखिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने के लिए कहा गया, किसी संख्या का 1/15 यानी 1/15 से गुना करने के लिए बोला गया, और वह 1/3 कर दिया, यानी वह 1/3 से गुना किया किया सेम काम, गुना ही किया, लेकिन करना था 1/15 से गुना, और वह क्या कर दिया, 1/3 से गुना कर। बड़ा वैल्यू कौन है, 1/3, छोटा वैल्यू कौन है, 1/15। जितने छोटे, जितने बड़े संख्या से भाग करेंगे उतना वैल्यू छोटा जाएगा। अब बोला है इन दोनों उत्तर में अंतर कितना का है, 16 का है, यही तो बोला है, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक, यानी गलत और सही उत्तर में अंतर कितना का, 16 का। अब बताइए 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15। 3 पंचे 15 तो 5, -1 4, 4/15 होगा। तो यह वैल्यू किसका हो जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 4 चौके 16, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब एक। एक का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। एक का वैल्यू जो भी आया वही आपका टोटल नंबर हो जाएगा, तो वह संख्या क्या है, 60। अच्छा, कभी कभी पूछता है सही उत्तर बताइए, तो 1/15 उसका ज्ञात कर लेंगे, 1/15 से गुना कर लेंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो संख्या आपका 60 आ गया, सही उत्तर कब निकलेगा, जब हम उसमें 1/15 से गुना करेंगे, तो 60 का 1/15 यानी कि 4 सही उत्तर हो।